स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम्स। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी पार्टिकल पे एक रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है, तो इस केस में वो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। और जैसा कि आपको पता है रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो F = -kx के फॉर्मेट में होता है। कहने का मतलब ये है कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो डायरेक्शन होता है फोर्स का वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट यानी कि x के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में आकर के कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगता है। अब हम लोग ये अज्यूम करने वाले हैं कि हमारे बॉडी पे, हमारे पार्टिकल पे सिर्फ एक रीस्टोरिंग फोर्स काम नहीं कर रहा है बल्कि दो रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि लेट F1 एंड F2 बी टू restoring forces acting on a particle simultaneously. तो अगर हमारे पास दो रिस्टोरिंग फोर्सेस हैं और दोनों ही रिस्टोरिंग फोर्स इंडिविजुअली अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन करवा सकते हैं उस पार्टिकल से, ऐसे केस में जब दोनों रिस्टोरिंग फोर्स एक साथ काम करते हैं तो रिजल्टेंट मोशन क्या होगा, यही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो दोनों रिस्टोरिंग फोर्स अगर एक साथ काम करेंगे तो इनके इन्फ्लुएंस में जो मोशन होगा वही मोशन कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम्स होगा। तो लेट अस राइट दैट पार्ट ऑल्सो। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि जो रिजल्टेंट मोशन होगा इन दोनों फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में, सो द रिजल्टेंट मोशन विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम्स, यानी कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स हैं और हर एक रीस्टोरिंग फोर्स उनमें एक एसएचएम क्रिएट कर सकता है। अगर दोनों ही फोर्सेस एक साथ काम करेंगे तो जो रिजल्टेंट मोशन होने वाला है वो होगा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम्स। अब यहाँ पे हम लोग कुछ पैरामीटर्स डिफाइन कर लें पहले। तो लेट अस से लेट R1, ये R1 जो है वो हमारा पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का एट टाइम t। सो R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट टाइम t under influence of force F1 alone। यानी कि अगर हमारे पार्टिकल के ऊपर में सिर्फ F1 फोर्स एक्ट करता और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता तो t टाइम पे उसका क्या पोजीशन वेक्टर होता, इसको हम लोग R1 से डिनोट करने वाले हैं। सिमिलरली हम लोग R2 को भी डिफाइन कर सकते हैं। लेट अस डिफाइन R2। सो R2 इज ऑल्सो द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स F2 अलोन। यानी कि अगर हमारे पार्टिकल के ऊपर में सिर्फ फोर्स F2 काम करता, उसमें उसका क्या पोजीशन होता एट टाइम t, इसको हम लोग R2 से डिनोट कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ से जानते हैं F = ma, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं
कि m इंटू d2r1 बाई डी टी स्क्वायर। तो d2r1 बाई डी टी स्क्वायर a1 है, यानी कि एक्सिलरेशन। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये हमारा फोर्स F1 हो गया। और सिमिलरली दूसरे फोर्स के लिए हम लोग अगर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं m d2r2 बाई डी टी स्क्वायर, ये हो गया हमारा फोर्स F2। अभी इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर दें और एक नया इक्वेशन बनाएं तो वो हो जाएगा हमारे पास m इंटू d2r1 बाई डी टी स्क्वायर प्लस m इंटू d2r2 ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू F1 प्लस F2। ये हमने दोनों इक्वेशन को यहाँ पर ऐड कर दिया है। और फ्रॉम द लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन वी कैन राइट दिस इक्वेशन अगेन एज फॉलोइंग। हम लोग यहाँ पे m को कॉमन ले सकते हैं और जो दोनों डबल डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है यानी कि d2 बाई डी टी स्क्वायर, इसको कॉमन लेते हुए r1 प्लस r2 ऐसा लिख सकते हैं। और ये हो गया हमारे पास F1 प्लस F2। अब अगर हम लोग ये बोलें कि F1 प्लस F2 का रिजल्टेंट जो है उसकी वजह से जो मोशन आ रहा है उस मोशन में r पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। सो लेट अस से r इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट टाइम t under influence of both forces F1 and F2। अगर ऐसा है तो हम लोग R1 प्लस R2 के जगह सिर्फ R यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स F1 प्लस F2 है उसके लिए अगर हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिखें तो हम लोग लिखेंगे m इंटू d2r बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू F1 प्लस F2। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 कह रहे हैं और यहाँ पे इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 4 कह रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों ही इक्वेशन का जो RHS है वो सेम है, इसीलिए हम लोग दोनों के LHS को भी सेम कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। और यहाँ पे दोनों को कंपेयर करके हम लोग लिख सकते हैं कि m इंटू d2r1 प्लस r2 ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू d2r बाई डी टी स्क्वायर। m से m को कैंसिल कर देते हैं और डिफरेंशियल ऑपरेटर को अगर आप कंपेयर करें तो आपको यहाँ से क्लियरली दिख जाएगा कि पोजीशन वेक्टर r1 प्लस पोजीशन वेक्टर r2 इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर r। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आया है। और अगर हम लोग इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन भी आ जाएगा कि वेलोसिटी v1 प्लस v2 इज सिंपली v। तो ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है और इससे जो है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिफाइन होता है। और हम लोग यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर दो फोर्सेस F1 और F2 एक्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो रिजल्टेंट मोशन होगा उस मोशन में किसी भी टाइम t पे पार्टिकल का जो पोजीशन होगा दैट पोजीशन वेक्टर विल बी इक्वल टू द वेक्टर एडिशन ऑफ द पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2 इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड बाय ईच फोर्स F1 एंड F2। यानी कि आप किसी भी टाइम t पे अगर पार्टिकल का
पोजीशन निकालना चाहते हैं कंबाइंड एसएचएम में, तो इंडिविजुअल फोर्सेस की वजह से जो इंडिविजुअल एसएचएम आएगा उसके पोजीशन वेक्टर्स R1 और R2 को आप कैलकुलेट करें, उनको आप वेक्टोरियली ऐड कर दें और यही वेक्टर एडिशन जो है वो आपको रिजल्टेंट मोशन में पोजीशन वेक्टर दे सकता है और वेलोसिटी वेक्टर भी आप सिमिलरली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया है वो जनरल बात थी कि अगर दो एसएचएम का कॉम्बिनेशन होगा तो उसमें हमें क्या करना है, जो रिजल्टेंट मोशन होगा उसका पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कुछ केसेस को, स्पेशल केसेस को। तो इनमें से पहला केस ये है कि हम लोग दो ऐसे एसएचएम का कॉम्पोजिशन पता करने वाले हैं जो कि सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, यानी कि लेटर से अगर हम लोग एक्स एक्सिस को पकड़ें तो हम लोग बोल रहे हैं कि दोनों पार्टिकल का जो एसएचएम है वो सेम एक्स एक्सिस के अलोंग ही हो रहा है। तो वी विल राइट टू इक्वेशंस फॉर टू एसएचएम्स हैपनिंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो लेटर से कि पहला जो एसएचएम है, फर्स्ट एसएचएम, उसका इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ x1 इक्वल्स a1 साइन ओमेगा टी, और जो हमारा सेकेंड एसएचएम है उसका इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ x2 इज इक्वल टू a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो यहाँ पे जो बात आ रही है वो ये है कि दोनों ही पार्टिकल का जो मोशन है वो अलोंग एक्स एक्सिस हो रहा है, और इस वजह से हमें सिंपली जो रिजल्टेंट एसएचएम आने वाला है उसमें किसी भी टाइम पे पार्टिकल का एक्स पोजीशन पता करने के लिए x1 और x2 को ऐड करना पड़ेगा, जैसा कि अभी अभी हमने जनरल डिस्कशन में पता किया था। सो लेट्स राइट फॉर x position of particle in combined SHM, तो we can say that x will be equal to x1 plus x2। अभी यही वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, जैसा कि हम देख चुके हैं कि हमारा x1 है a1 साइन ओमेगा टी और x2 जो है वो है a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अभी ये जो साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा है ये है साइन a प्लस बी के फॉर्मेट में, और आपको ट्रिग्नोमेट्री का ये एक सिंपल सा रिलेशन यहाँ याद होना चाहिए कि साइन a प्लस बी जो है वो होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अभी यहाँ पे आप ओमेगा टी को a मान लें और डेल्टा को b मान लें, और इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ यूज करने जा रहे हैं। सो वी कैन राइट हियर x विल बी इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, और यहाँ पे साइन a प्लस बी लगाने वाले हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा। अभी आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि यहाँ भी साइन ओमेगा टी है और इस टर्म में भी हमारे पास साइन ओमेगा टी आने वाला है। तो अभी हम लोग साइन ओमेगा टी को कॉमन लेते हैं और इस एक्सप्रेशन को रीराइट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग साइन ओमेगा टी को कॉमन ले रहे हैं, तो हमारा जो पहला टर्म बन रहा है वो a1 आ रहा है यहाँ से, तो इंटू a1 लिखिए प्लस a2 इंटू कॉस डेल्टा, ये हमारा दूसरा टर्म आ रहा है a2 इंटू कॉस डेल्टा। अब इसके अलावा हमारे पास यहाँ जो दूसरा टर्म बच रहा है वो है कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा इंटू a2। तो चलिए इसके बारे में भी लिख लेते हैं, प्लस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a2 साइन डेल्टा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो ये हमारे पास दो टर्म्स आए हैं। इसका ज़रा आप फॉर्मेट चेक करें, a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा ये एक कांस्टेंट है और a2 साइन डेल्टा ये भी एक कांस्टेंट है। तो इन दोनों कांस्टेंट को मैं c और d का नाम दे रहा हूँ। सिंपली कहने का मतलब है लेट
जो पहले टर्म का कांस्टेंट पार्ट है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा, इसको चलिए c कह देते हैं। और जो दूसरे टर्म का कांस्टेंट है a2 साइन डेल्टा, इसको हम लोग d कह देते हैं। अब जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन है x का, वो आप ज़रा गौर कीजिए। ये जो ब्रैकेट है इसको तो c लिख रहे हैं, तो ये हो गया c साइन ओमेगा टी, और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको हम लोग d कह रहे हैं, तो ये हो गया d कॉस ओमेगा टी। कहने का मतलब है कि x का जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो है c साइन ओमेगा टी प्लस d कॉस ओमेगा टी। चलिए इसको लिख लेते हैं। सो x इज c साइन ओमेगा टी प्लस d कॉस ओमेगा टी। अभी आपको पता है कि इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले हैं। सो लेट्स डू दैट। स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी अगला टर्म हो जाएगा सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी, प्लस डी के साथ भी यही काम करना है हमें, तो विल राइट डी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सी साइन ओमेगा टी डी कॉस ओमेगा टी था हमारे पास, हमने स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। अभी जहाँ पे हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि c बाई स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और d बाई स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इन दोनों में से हम लोग किसी एक को अगर हम साइन फाई कहते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली कॉस फाई हो जाता है। तो वी विल से कि लेट c ओवर स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको हम लोग यहाँ पे कॉस फाई कह रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो d ओवर स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, ये साइन ऑफ फाई हो जाएगा। चलिए ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये जो आपका आ रहा है वो कॉस फाई हो गया, और यहाँ पे जो है ये हमारे पास साइन फाई आ गया। चलिए इसको यूज करते हैं और हम लोग यहाँ पे x के लिए जो एक्सप्रेशन है वो लिख सकते हैं। x विल बी इक्वल टू, सबसे पहला टर्म जो आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर आइए, अभी देखिए ये जो टर्म आ रहा है, ये जो टर्म आ रहा है इसको हमने कॉस फाई कहा है, तो ये हो गया कॉस फाई साइन ओमेगा टी, इसको लिख लेते हैं। तो ये टर्म है हमारे पास कॉस फाई साइन ओमेगा टी, प्लस अभी आप देखिए जो दूसरा टर्म है इसमें हमने d बाई स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को साइन फाई कहा है, तो ये हो गया साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, प्लस साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी। आपको याद आ रहा होगा कि इसका जो फॉर्मेट है वो साइन ए प्लस बी का फॉर्मेट है, तो हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। अभी यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि इसका जो फॉर्मेट है x जिस फॉर्म में आया है वो भी SHM का ही फॉर्मेट है। आप देखिए x को आप लिख सकते हैं सम कांस्टेंट a, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक कांस्टेंट ही है, तो a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वेयर a इज स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि अगर दो सिंपल हार्मोनिक मोशन जिनका ओमेगा सेम हो और वो दोनों सेम ही डायरेक्शन में हो, तो इससे जो मोशन होता है, कंबाइंड मोशन जो होता है, वो भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होता है। बस फर्क ये होता है कि नए वाले सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है और फेज कांस्टेंट जो है वो भी चेंज हो जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि अब हम लोग एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना चाहेंगे कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड
जो हमारे कंबाइंड मोशन का है ए, वो है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है कि हमें सी और डी यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है। हमने सी और डी के बारे में बोला था कि A1 प्लस A2 कॉस ओमेगा टी ये हमारा सी है और A2 साइन डेल्टा ये हमारा डी है। A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा सी है, A2 साइन डेल्टा डी है, और सी और डी की वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो चलिए सी के जगह पे पहले लिख लेते हैं। सी था हमारे पास A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस डी स्क्वायर जो है वो हमारे पास था A2 साइन डेल्टा, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं और ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं। अभी A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा के होल स्क्वायर को A प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 कॉस डेल्टा, प्लस जो सेकेंड टर्म है A2 साइन डेल्टा, उसका स्क्वायर सिंपली हो जाएगा A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। अभी यहाँ पे देखिए A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा है और A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा है, इन दोनों को एक साथ क्लब करते हैं। सो वी कैन राइट दिस थिंग एज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर टेकन एज कॉमन कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 कॉस ऑफ डेल्टा। अभी अगर हम लोग यहाँ पे गौर करें तो कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा जो है वो 1 हो जाता है, तो इस तरीके से A2 स्क्वायर इंटू 1 सिंपली A2 स्क्वायर ही हो जाएगा। तो हमारा जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है वो होगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा। तो ये हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A के लिए जो एक्सप्रेशन है वो पता कर लिया है कि जब दो SHM सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, दोनों का ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, तो रिजल्टेंट मोशन जो है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगा और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों इंडिविजुअल SHM के एम्पलीट्यूड से अलग होगा और इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। अब बात रही फाई की। हमारा जो एक्सप्रेशन आया था रिजल्टेंट SHM का, उसमें आप अगर नोटिस करते हैं तो आपको दिखता है कि इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट जो है रिजल्टेंट SHM का वो फाई है। अब इस फाई को कैलकुलेट करना चाहेंगे हम, तो आपको याद रखना चाहिए कि आपने साइन फाई और कॉस फाई यहाँ पे डिफाइन कर रखा है और अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो हमें टैन फाई की वैल्यू मिल जाएगी। आप ज़रा ध्यान दें कि दोनों का साइन फाई और कॉस फाई दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो जब साइन फाई बाई कॉस फाई कैलकुलेट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे और टैन फाई जो है वो आपको डी बाई सी मिलेगा। तो लेट्स राइट दैट कि हमारा जो टैन फाई हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपली डी बाई सी। डी की वैल्यू आपको पता है, A2 साइन डेल्टा को हमने डी कहा हुआ है और सी जो है वो A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फाई के बारे में भी पता लगा लिया है। सो अब हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा उसके बारे में। तो ये जो कंक्लूजन हमने यहाँ पे निकाला है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है और ये बात भी ध्यान में रखने वाली है कि जिस डायरेक्शन में इंडिविजुअल SHM हो रहे हैं उसी डायरेक्शन में दोनों का जो कंबाइंड कंपोजिशन वाला SHM है उसी डायरेक्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो दैट वाज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ टू SHM in one direction.